पाठ की रूपरेखा। रेखा चित्र शैली में रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसा पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के व्याह्य व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार व्याह्य व्यक्तित्व ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। पाठ का सार। बाल गोविंद भगत का बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मंझौले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खड़ा व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कोई साधु थे। उनका एक बेटा और पतोहू पुत्र वधू थी। थोड़ी सी खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी की चीज़ नहीं छूते। जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीर पंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसी से गृहस्थी चलाते। बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत लहरी सुनाई देती। उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता। तब पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथेड़े हुए अपने खेतों में धान के पौधों की रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। भादों की आधी रात में भी दादुरों मेंढक की टर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता है। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता है तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत प्रातः काल में ही आरंभ हो जाती है। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी उंगलियां खंजड़ी डफली के ढांग पर परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र पर चलना आरंभ कर देती है और गाते गाते वह इतने जोश में आ जाते हैं कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते हैं।
गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका मन तन पर हावी हो जाता था, अर्थात वे सब गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते थे। सुख दुख से ऊपर बाल गोविंद भगत का चरित्र। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। लोग जब उनके घर पहुँचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने एक विराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पूर्ण विवाह कर देना, अभी यह जवान है। पतोहू के मायके ना जाने की जिद करने और यह कहने कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। बाल गोविंद भगत का अंतिम। समय बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 3 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की उपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेतीबाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते रहे और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे। Thank you. Please like, subscribe and share.